कम से कम 3 घंटे हो गए। इस बारे में क्या कहना, मुझे डेली बॉर्डर बंद कर देते, कहीं ये बंद कर देते, हम लोगों का काम नहीं हो पाता, डेली परेशानी होती है। सर कल 3 बजे के खड़े हैं हम, सरसों का तेल है ना, रोटी है, खाने को गाड़ी रोड पे छोड़ के जा नहीं सकती। और यहाँ चोरी भी होती है, डीजल चोरी कर ले जाते हैं। मैम बहुत परेशानी हो रही है, ऑफिस से कॉलिंग आ रही है, क्लाइंट फ़ोन कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। सोचिए आप किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहे हो और शहर का बॉर्डर प्रदर्शन के कारण बंद हो, आपको कैसा लगेगा? अच्छा जरा सोचिए, आप किसी मरीज को देखने के लिए अस्पताल जा रहे हैं और अस्पताल के पास किसी प्रदर्शन की वजह से जाम लग जाए, कैसा लगेगा आपको? सोचिए आप कुछ देर के लिए जरूरी काम से ऑफिस से निकल रहे हो और बाहर की सड़क आंदोलन के कारण बंद हो, आपको कैसा लगेगा? अच्छा आप जरा यह भी सोचिए कि आपको किसी जरूरी मीटिंग के लिए कहीं जाना हो और उस रास्ते को, जिस रास्ते से आपको जाना है, उसको प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया हो, कैसा लगेगा आपको? सोचिए आपके घर से दफ्तर की दूरी 30 मिनट हो, लेकिन उस रास्ते पर कुछ लोग धरने पर बैठे हो, 2 घंटे में पूरी हो, आपको कैसा लगेगा? जी न्यूज भी ये कहता है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए आखिरकार बंद का रास्ता कब तक अपनाया जाएगा? अपने अधिकारों के लिए इस तरह का आंदोलन आखिरकार सड़कों पर कब तक चलाया जाएगा? आखिरकार बंद की जगह शुरू करने की सियासत इस देश में क्यों नहीं शुरू हो सकती? आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को यही कहा आंदोलन तो सही है, लेकिन प्रदर्शन का तरीका गलत है। यानी किसी का रास्ता रोकना आंदोलन का सही तरीका नहीं है। आंदोलन नहीं सिखाता बंधक बनाना। तो आंदोलन बिल्कुल सही है, आप जितना चाहे आंदोलन करें, जितना लंबा आप आंदोलन करें, आंदोलन आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जो संविधान आपको देता है, आंदोलन बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका नहीं, रास्ता नहीं। शुरुआत करते हैं देश हित की एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, जिसको मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से आज रिकॉर्ड किया। दरअसल आज 5 बजे शाम को मैं ताल ठोक के करने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गया, तो जो मैंने देखा उसे आप देखिए। मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया इसे, और आपको खुद ये समझ में आएगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि एक के अधिकार के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ये पूरा वीडियो देखिए, मैंने खुद शाम 5 बजे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया इसे। हुआ यह कि 5 बजे का शो शुरू होने वाला था, उससे 2-3 मिनट पहले एक एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस यहां पर आई, लेकिन रास्ता बंद, बैरिकेटिंग। बताया गया एम्बुलेंस में एक बच्चा था, छोटा बच्चा, इमरजेंसी थी, अस्पताल बहुत जल्द पहुंचना था, परिवार वाले अंदर रो रहे थे, बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था, लेकिन रास्ता बंद। ना रास्ता खोला गया, ना ये लोग हटे, ना बैरिकेटिंग हटी, और नतीजा क्या हुआ ये देखिए, वो भी देखिए। एम्बुलेंस को फिर वापस वहां से भेज दिया गया, बैरिकेटिंग नहीं हटी। ये उतरे, बैक की गई एम्बुलेंस, फिर एम्बुलेंस वहां से वापस ली गई। एम्बुलेंस को रास्ता, ये देखिए, फिर रास्ता बदलना पड़ा एम्बुलेंस को बंद की वजह से, कोई इमरजेंसी हो सकती है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन तब तक संवैधानिक जब तक किसी की जान को खतरा ना हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 22वां दिन है आंदोलन का। प्रदर्शनकारी दिल्ली के चारों तरफ 4 बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को लेकर बहुत अहम टिप्पणी की। देश के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम किसानों के प्रदर्शन के अधिकारों को मान्यता देते हैं। आंदोलन बिल्कुल सही है, आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन हिंसक ना हो और उससे किसी दूसरे के अधिकार प्रभावित ना हो,
मतलब अपने अधिकारों के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन देश ने पिछले 1 साल में शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन तक ऐसे कई प्रदर्शन देखे जिससे आम लोग बंधक बन जाते हैं। मतलब ये बंधक बनाने वाला आंदोलन हो जाता है। सवाल यह है कि क्या आंदोलन सिखाता है बंधक बनाना? पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। देश को आंदोलन करना सिखाया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। आजादी दिलाने के लिए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। लेकिन तब उन आंदोलन से आम जनता कभी भी किसी तरह से परेशान नहीं हुई। उल्टा गांधी जी के आंदोलन से जनता खुद जुड़ जाती थी। लेकिन आज आजादी के 73 साल बाद देश में आंदोलन की तस्वीरें ही बदल गई हैं। अब आंदोलन नहीं, आंदोलन के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर आम जनता को बंधक बनाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 101 दिनों तक दिल्ली से नोएडा जाने वाली सड़क पर शाहीन बाग प्रदर्शनकारी डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। अब ठीक 1 साल बाद दिल्ली के 4 बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के ये 4 बॉर्डर हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, चिला बॉर्डर, NH-24 पर गाजीपुर बॉर्डर। देश की राजधानी दिल्ली जो पहले ही जाम की समस्या से जूझ रही है, किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था और भी बिगड़ गई है। दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उनका समय भी खराब हो रहा है। सुनिए उन लोगों को जिनको किसान आंदोलन के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा बात तो है, 2 दिन पहले मैं शादी में आया था और 2 दिन से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। दिल्ली में सुबह जाने की कोशिश करता हूँ, कभी बैरोड से वापस आ जाता हूँ, कभी शाहजहाँपुर से वापस आ जाता हूँ। 3 दिन से आज मैं फिर ट्राई कर रहा हूँ। 3 दिन से मैं ऑफिस नहीं जा पाया। सर कल 3 बजे के खड़े हैं हम। सरसों का तेल है ना, रोटी है, खाने को गाड़ी रोड पे छोड़ के जा नहीं सकती। और यहाँ चोरी भी होती है, डीजल चोरी कर ले जाते हैं। माल तो कीमती है ही, सरसों का तेल। ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हाल इससे भी कहीं ज्यादा बुरा है। सड़क पूरी तरह से ब्लॉक है क्योंकि प्रदर्शनकारी टेंट और सामान के साथ सड़क पर बैठे हैं। जो लोग गाजियाबाद से NH-24 के रास्ते दिल्ली जाते थे, उनके लिए NH-24 का हाईवे बंद है। अब उन्हें नोएडा होते हुए दिल्ली जाना पड़ रहा है। इससे उन्हें करीब 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और दिल्ली जाने का समय भी 1 घंटा बढ़ गया है। मैं मौजूद हूं दिल्ली नोएडा DND पर और इसी के साथ ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको भी बंद किया गया है। और ये जो रास्ता है सीधा मयूर विहार, अक्षरधाम, नोएडा सेक्टर 1, 2 और 5, 6 की तरफ जाने वाला ये पूरा लूप है। और पीछे से जो आने वाला ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक दिल्ली की तरफ से आ रहा है और नोएडा में प्रवेश करता है। उसके बाद यहाँ से ये लूप नीचे की तरफ जाता है और जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे तो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है, चिल्ला बॉर्डर है, वहाँ ये पहुँचता है। अमूमन लोगों ने बताया कि जो समय 10 मिनट का लगता था, वो इस रोड बंद होने की वजह से अब लगभग 50 मिनट का समय लोगों को लग रहा है। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली NCR के लोगों को हो रही परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने अहम टिप्पणी की,
जिसे हर आंदोलनकारी को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने कानून के खिलाफ प्रदर्शन के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है। उस अधिकार में कटौती का कोई सवाल नहीं, बशर्ते वो किसी और की जिंदगी को प्रभावित ना कर रहा हो। मुख्य न्यायाधीश ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, विरोध भी चलता रहे और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उनका जीवन भी बिना बाधा के चले। यानी मुख्य न्यायाधीश ने सीधे सीधे किसानों को यह संकेत दिया है कि उनका आंदोलन सही जरूर है, लेकिन उसका तरीका सही नहीं है। रास्ता रोकने का काम तो यहाँ प्रशासन ने किया है, किसान को रोकने का काम हमने रास्ता नहीं रोका है। उसके लिए हम आज भी कह रहे हैं, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन होगा। भारत 135 करोड़ लोगों का देश है। 500 या 1000 लोग आकर अपनी मांग मनवाने के लिए सड़क बंद कर देते हैं, रास्ते पर अतिक्रमण लेते हैं और प्रशासन, सरकार कुछ नहीं कर पाती। शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान भी तो ऐसा ही हुआ था। 101 दिनों तक सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। इसी साल 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर कहा था, शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 2 महीने के अंदर ही दिल्ली के 4 बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, और वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। सवाल है कि जब किसानों को आंदोलन का मौलिक अधिकार है, तो आम लोगों को भी तो आसानी से एक से दूसरी जगह जाने का अधिकार है। आम जनता की इस आजादी को छीनने का गुनहगार कौन है? दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर किसानों से आंदोलन की राह छोड़ने की अपील की। जो चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई, जो ट्वीट किया गया, उसको रीट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से आंदोलन छोड़ने की अपील की। उन्होंने लिखा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की है। प्रधानमंत्री आगे लिख रहे हैं कि एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इस चिट्ठी को जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र सिंह तोमर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बात लिखी। और जो चिट्ठी आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से एक चिट्ठी, आज 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी गई है किसानों के नाम, जिसमें सारे भ्रम एक बार फिर से कोशिश की गई है। ऐसे बताया गया कि झूठ क्या है, सच क्या है। झूठ है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, सच है कि एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से ही बाहर है, इस कानून के अंतर्गत आती नहीं है एपीएमसी मंडियां। ऐसे करके एक एक करके तमाम बिंदुवार तरीके से किसानों की जमीन खतरे में है। वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट तो फसलों के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। ऐसे एक एक करके जो है किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं। किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। ये चिट्ठी 8 पन्नों की लिखी गई है किसान भाई बहनों के नाम, एक पत्र नरेंद्र सिंह तोमर, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ ताकतें हैं जो गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, भ्रम में ना आए। एमएसपी को लेकर, एपीएमसी को लेकर जो शंकाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से, ये बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी चिट्ठी को आगे बढ़ाया, ट्वीट को रीट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि भाई एक विनम्र संवाद करने का प्रयास है। अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और सभी इस चिट्ठी को आगे बढ़ाएं। वैसे कृषि मंत्री ने किसानों के नाम 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में कृषि कानून के फायदे तो गिनाए ही, साथ ही किसानों को भड़काने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार भी ठहराया। चिट्ठी में किसानों के आंदोलन से हो रहे नुकसान का भी जिक्र किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर ने चिट्ठी में किसानों को 8 आश्वासन दिए और 8 आश्वासन के एक बार हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। साफ किया है नरेंद्र सिंह तोमर, देश के कृषि मंत्री ने, कि जमीन को कोई खतरा नहीं। कह रहे हैं कि जमीन चली जाएगी, जमीन पर कब्जा हो जाएगा। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों की जमीन को कोई खतरा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फसलों को होगा, जमीन का नहीं। तय समय पर भुगतान किया जाएगा, यह आश्वासन देश के कृषि मंत्री का। तय समय पर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। 3, चौथी बड़ी बात, खुले बाजार में अच्छे दाम पर फसल बेचने का विकल्प, एक ऑप्शन है।
ये सरकार का संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा विकल्प है, तभी देश का कायाकल्प है, ये प्रधानमंत्री ने भी कहा था। एमएसपी को लेकर सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी, ये देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। एपीएमसी इस कानून की परिधि से ही बाहर है। करार फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि दूध के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपके जो है गाय भैंस थोड़ी ना कोई लेके चला जाएगा। एपीएमसी मंडियां कानून के दायरे से बाहर हैं। ये 8 आश्वासन दिए गए हैं देश के कृषि मंत्री की तरफ से। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके ट्वीट को रीट्वीट करके फिर से बताया गया है कि इस विनम्र संवाद को फिर से शुरुआत करने की एक कोशिश है, एक प्रयास है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो इसे जरूर पढ़ें और देशवासियों से भी आग्रह किया कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और देश हित में अब एक अच्छी खबर, अब आप योग को खेल की तरह खेल सकते हैं और अगर योग की प्रतियोगिता हुई तो योग में नंबर 1 आने पर आने वाले को मेडल भी मिल सकेगा। दरअसल सरकार ने योग को अब खेल का दर्जा दे दिया है, यानी कि अब कह सकते हैं कि आओ योग खेलें। खड़े हो जाइए। ये अभ्यास हुए सिर को बाईं तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अब पूरी दुनिया योग को स्वस्थ शरीर का सबसे आसान तरीका मानने लगी है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी योग और प्राणायाम की अहमियत पूरी दुनिया ने समझी। अब योग को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने योग को खेल के रूप में मान्यता दे दी। योग को खेल के रूप में मान्यता देने से क्या होगा, आप इसे समझिए। अब योग का कंपटीशन होगा। राष्ट्रीय खेलों में जैसे हॉकी और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होती है, उसी तरह योग की भी प्रतियोगिता होगी। जो खिलाड़ी योग प्रतियोगिता में अव्वल आएगा, उसे मेडल और पुरस्कार भी मिलेगा। राज्य में अलग अलग खेलों के लिए संगठन है, उसी तरह योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन भी बनेंगे। ये तो तैयारी आयुष मंत्रालय ने की और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने जो कुछ सपोर्ट दिया है उनका धन्यवाद मैं मानता हूँ, क्योंकि योगा को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के इसमें आने के बाद निश्चित तौर से और हमारी गति जो है दुगनी हो जाएगी। भारत सरकार योगा स्पोर्ट्स को उसी तरह आर्थिक मदद देगी जैसे बाकी खेलों को दे रही है। खेलो इंडिया के तहत भी योग स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से यूनाइटेड नेशन में योग को एक स्थान मिला है और अभी दुनिया सेलिब्रेट करते हैं। अब इससे आगे हम योग का जो फॉर्म है, अलग अलग योगासन होते हैं, तो योगासन को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में आगे ले जा रहे हैं ताकि युवाओं को प्रोत्साहित करें, ये खेल का फॉर्म में आ जाए। तो जब कंपटीशन होगा तो ये एक आर्ट है और आर्ट को कंपटीशन में जब डालेंगे तो इसका स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब योगा टीचर की बजाय योगा कोच होंगे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड ड्रग्स मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ने करण जौहर को समन भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर को समन भेजा गया। ड्रग्स मामले में पूछताछ करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अब करण जौहर को समन भेजा। आप जानते हैं एक वीडियो सामने आया था और उसमें बताया गया था कि पार्टी करण जौहर के घर पर थी। अब ये खबर मिल रही है कि अब बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में करण जौहर को समन भेजा गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, करण जौहर को समन भेजा गया है और एनसीबी दरअसल करण जौहर से पूछताछ को सवाल पूछना चाहती है। ड्रग्स मामले में, बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में करण जौहर से सवाल जवाब करना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, और इस वजह से अब करण जौहर को समन भेजा गया। इससे पहले एक वीडियो भी आया था, आपको याद होगा, जो वीडियो जांच के दायरे में था। फिर यह पता लगा था कि ये वीडियो करण जौहर की पार्टी का है और अब यह खबर है कि करण जौहर को एनसीबी ने समन भेज दिया है। एनसीबी के सवालों का सामना करेंगे करण जौहर। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में करण जौहर को समन भेजा गया।
जी न्यूज रिपोर्टर कृष्ण मोहन मिश्रा आज आपको लेकर चलेंगे एलओसी के बिल्कुल पास। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, उस इलाके में जहां से होकर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरे पीछे आपको एक फेंसिंग नजर आएगी। अगर आप ध्यान दें तो ये फेंसिंग है जो कि एलओसी की फेंसिंग है। इस गांव के लोगों को पाकिस्तान की फायरिंग का हमेशा सामना करना पड़ता है। इन लोगों के लिए रोजमर्रा की बात है। आज हम आपको जी न्यूज पर वो रास्ता दिखाएंगे जहां से पाकिस्तानी आतंकी छिप छिप कर आते हैं, क्योंकि ये इलाका घुसपैठ और सीज़फायर वायलेशन दोनों के ही नजरिए से बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सीज़फायर वायलेशन है, जहां से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे उस बंकर में जहां हमारे जवान ड्यूटी से कुछ समय निकालकर आराम करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसका नाम तो आपने सुना होगा, इसके धमाके का असर भी आप जानते होंगे, लेकिन हम आज आपको वो पहली बार दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा आपको ये भी बताएंगे कि आतंकियों का फैलाया जाल कैसे होता है तैयार। तो देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। सेना में कहा जाता है कि सीधे हमले से टकराना आसान है, जबकि उस हमले से बचना मुश्किल है जिसमें हमलावर नजर ना आता। आपने बम धमाकों से हुए नुकसान के बारे में सुना होगा। इनमें सबसे ज्यादा नाम आता है आईईडी का। इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये बम किसी भी शक्ल में हो सकता है, इसीलिए ये दूसरे बमों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक साबित होता है। आतंकी हमारे जवानों को अपने आईईडी जाल में फंसाते हैं और इसीलिए सेना के जवानों को खास ट्रेनिंग दी जाती है आईईडी की पहचान करने की। उनको डिफ्यूज करना हो या सुरक्षित धमाका करवाना भी सिखाया जाता है। बम डिफ्यूज करने से ज्यादा मुश्किल काम होता है आईईडी की पहचान करना। पहली बार हम आपको जी न्यूज पर दिखाने जा रहे हैं कि कैसा होता है आईईडी बम और कैसे होती है इनकी पहचान। ये हैंड ग्रेनेड देख रहे हैं आप। ये एक ऐसा बम है जिसको देखकर समझा जा सकता है कि इससे धमाका होगा। धमाका भी कुछ कुछ ऐसा। लेकिन ये बम उनसे कम नुकसान पहुंचाता है जिन बमों का पता ही नहीं चलता कि वो कहां है। खूबसूरत पर्स, प्रिंटर, कुर्सियां, टायर, कुकर, कैन, मटका और डस्टबिन, ये सब कुछ साधारण सी चीजें हैं, आमतौर पर बाजार में मिलने वाली चीजें। लेकिन ये साधारण सी चीजें ही आतंकियों का सबसे बड़ा हथियार है, या कहें कि सबसे बड़ा जाल बन जाती है। इन्हीं शक्ल होता है आईईडी धमाका। कुछ ऐसा ही धमाका इस साधारण से स्कूटर में भी हुआ। ये वो खतरनाक जाल है जो सेना के जवानों के लिए आतंकवादी बिछाते हैं। जवानों की सबसे बड़ी चुनौती होती है इन आईईडी को पहचानना और फिर उन्हें डिफ्यूज करना। मेज पर ये वो चीजें हैं जिनसे आतंकी आईडी तैयार करते हैं।
ताकि वो सेना के जवानों को अपना निशाना बना सकें और घात लगाकर उन पर हमला कर सकें। इन्हीं बमों को बनाकर पहाड़ों के कोने कोने में वो छिपाते हैं, जिनको ढूंढना, उनसे निपटना सेना के जवानों का पहला नियम होता है। ऐसे एरिया में जहाँ पे हमें कोई आईडी मिलती है तो उस आईडी का इफेक्ट ज़्यादा दूर तक ना हो, तो उसके लिए हम एक बफर वाल बनाते हैं, जिसका ये जहाँ पे एक डेमो देते हैं, उससे उस आईडी का इफेक्ट जो है ज़्यादा दूर तक नहीं तो कुछ नहीं। जमीन के नीचे भी आईडी को छिपा कर रखा जाता है, ताकि जैसे ही इस पर किसी जवान का पैर पड़े तो जोरदार धमाका। पहाड़ों की पगडंडियां हो या फिर किसी मंदिर का दर, आतंकियों का आईडी जाल कहीं भी बिछा हो सकता है। जी न्यूज आज जम्मू कश्मीर के सरोल में बने सेना के उस कैंप में पहुंचा था, जहां पर आईईडी से निपटने के लिए उसकी पहचान करने और उसको डिफ्यूज करने के तरीके सिखाए जाते हैं। यहां पर हर जवान को बताया जाता है कि धमाका किसी भी शक्ल में हो सकता है, तो हमेशा मुस्तैद रहना, तैयार रहना। इस्तेमाल करता है टेररिस्ट हमारे बरखिलाफ, तो वहाँ पे लैंड माइन्स के इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कुछ लैंड माइन जहाँ पे लगाई है तो इस प्रकार का इफेक्ट देता है, लेकिन इससे जब ओरिजिनल में फटते तो मैं खुद पता नहीं कहाँ जाके गिरता। एक सिमुलेटर टाइप। इस कैंप में शातिर आतंकियों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि सीमा पर आतंकियों की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। तार मिलेगी जिसके कारण वो उसके ऊपर कैजुअल्टी हो सकती है। सेना के जवानों की इस ट्रेनिंग को देखकर आपको भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मुस्तैदी इतनी है कि आतंकी दिखा नहीं कि बंदूक गरज उठी और निशाना एकदम अचूक। पहाड़ियों के पीछे छिपे आतंकी सेना के जवानों की आंखों से ओझल नहीं हो पाते और उनकी गोलियों का शिकार बनते हैं। इस कैंप से मिली हार्डकोर ट्रेनिंग के बाद ये जवान सीमा पर दुश्मन से दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सीधी लड़ाई में माहिर तो होते ही हैं, आतंकियों का जाल तोड़कर उन्हें हराने का हुनर भी उन्हें आ जाता है। जम्मू कश्मीर से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान अक्सर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है। वो लगातार भारतीय सीमा में रहने वाले नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। दुनिया भर में भले ही वो कश्मीर को लेकर रोता रहे, लेकिन उसकी सच्चाई आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा आज उस गांव पहुंचे जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। सीमा पर बसे उस गांव में रहने वाले लोग पाकिस्तान की गोलीबारी कितने उससे परेशान हैं, आज हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पुंछ सेक्टर में हैं। हमारे सामने पाकिस्तान है, यहाँ से तकरीबन 400 से 500 मीटर दूर, और इस इलाके में पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ और युद्ध विराम उल्लंघन की हरकतें करता रहता है। ये पुंछ का वो आखिरी गांव है जहां से पाकिस्तान की सीमा चंद कदमों की दूरी पर है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं, यानी उस सरहद पर जो कि भारत और पाकिस्तान को बांटती है। ये जगह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन करता है, यानी युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। मेरे ठीक पीछे बमुश्किल तमाम 500 मीटर के बाद पाकिस्तान की चौकियां शुरू होती हैं। हम इस वक्त पाकिस्तानी स्नाइपर्स के निशाने पर हैं, उनकी रेंज पर हैं, और उनकी जो हैवी आर्टिलरी है
उसकी रेंज में पूरा पुंछ कस्बा तक आता है, जो कि यहाँ पीछे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पाकिस्तानी सीज फायर वायलेशन भी करते हैं। सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशन इस इलाके में होते हैं और उसके अलावा घुसपैठ की कोशिशें भी करते हैं। खतरा तो था, लेकिन जी न्यूज आपको ये बताना चाहता था कि सेना के जवान कैसे आपकी सुरक्षा में ऐसी खतरनाक जगहों पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं। इस साल के 6 महीने, पिछले 6 महीनों में अब तक 300 बार इस इलाके में सीज फायर का उल्लंघन करके पाकिस्तान फायरिंग कर चुका है। और यहाँ पाकिस्तान मोर्टार भी फायर करता है, आर्टिलरी गन से भी फायर करता है, स्नाइपर से भी फायर करता है और छोटे हथियारों से भी फायर करता है। ये एक बहुत बेचैनी भरा अनुभव है कि आप जब खड़े हैं उस वक्त आप न केवल दुश्मन की निगाह में हैं बल्कि उसके निशाने में भी हैं। सामने पाकिस्तान के गांव हैं, छोटे छोटे गांव, जहां से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशें करते रहते हैं। जरा पीछे रखचक्री है, जो कि एक बहुत बदनाम लॉन्च पैड है। यहाँ पाकिस्तान सेना की बदनाम बॉर्डर एक्शन टीम भी लगातार हरकतें करती रहती है। इसी साल जनवरी में 5 सिविलियन वोटर्स के ऊपर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट ने हमला किया था और उनमें से एक का सर काट कर ले गए थे। इन्हीं इलाकों से पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए पाकिस्तान संघर्ष विराम का बार बार उल्लंघन करता है ताकि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसा सके। इन इलाकों में कभी ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान की किस चौकी से गोली आएगी और जान ले लेगी। हम इस वक्त पुंछ सेक्टर के कसलिया गांव में हैं। लगभग 2200 लोगों की आबादी वाला ये एक छोटा सा गांव ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर बना हुआ है। मेरे पीछे आपको एक फेंसिंग नजर आएगी। अगर आप ध्यान दें तो ये फेंसिंग है जो कि LOC की फेंसिंग है। जिस वक्त जब हम यहाँ खड़े हैं तब भी हमें बताया जा रहा है कि अगर फायर की आवाज़ आती है तो आपको वार्न किया जाएगा और आपको उसी वक्त लेट जाना होगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा। अक्सर सर्दियों के मौसम में आतंकियों की घुसपैठ कम हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ जवानों की तैनाती पहले से ज्यादा है। हाजी पीर पास पर बर्फ जम चुकी है। यहाँ के सारे जो पासेस हैं उनमें बर्फ जम चुकी है, आना जाना मुश्किल है। यानी ये घुसपैठ की कोशिशें खत्म होने का वक्त है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। सूत्रों ने जो बताया उसके हिसाब से पाकिस्तान इस बार पूरी सर्दियां घुसपैठ की कोशिश करता रहेगा, यानी ज्यादा युद्ध विराम के उल्लंघन और ज्यादा घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर का रोना रोता है, लेकिन सच्चाई तो यहाँ के बाशिंदे बताते हैं। 26/12/2001 में अभी 22 साल के बाद फिर अभी हमारे घर में डेथ हुई है, क्योंकि 22 साल पहले हमारे घर में डेथ हुई थी, अभी 22 साल के बाद फिर हमारे घर में डेथ हुई है। अभी तीनों साथ में गए, मम्मी और डैडी और भाई। तो क्या कर सकते हैं सर, हमारा बॉर्डर एरिया है, क्योंकि मालूम नहीं है कब फायर होता है, क्या होगा क्या नहीं। हम लोगों की ज़िंदगी तो है ही भी कुछ भी नहीं है, क्यों बंकर बना के दिए हुए हैं। हम मानते हैं गवर्नमेंट ने हमको बंकर दिए हैं। अगर हमको मालूम होगा अभी फायरिंग होने वाला है तो हम जाएंगे बंकर में। और हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं तो अभी वो फायर करेंगे तो बंकर में जाने का मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे तो बंकर क्या करेंगे। इस इलाके में पाकिस्तान की गोलीबारी साल दर साल बढ़ती ही गई है। पिछले कुछ महीनों में हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं। गांव के लोगों की परेशानी का फिलहाल तो कोई पक्का इलाज नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान की मंशा को समझते हैं। पाकिस्तान जो भी कर रहा है ये नट कर रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों की हिफाजत करते हैं और मिलिट्री को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है, ये पब्लिक को टारगेट करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग परेशान होकर के हमारे मिलिटेंट जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले ग्रुप्स हैं उनकी हमायत करें। सरकार की ओर से इन गांवों में कुछ बंकर बनवाए गए हैं, लेकिन फायरिंग के बीच बंकर तक पहुंचना जानलेवा साबित होता है। जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं उन इलाकों के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि इस पल वो हमसे बात कर रहे थे, अगले पल में क्या होगा ये ना वो जानते थे ना हम। पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का सच यही है। पुंछ से कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.